साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अध्याय 5 को पढ़ रहे हैं। और आप सब जानते हैं अध्याय 5 का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और ये दक्षिण एशिया हमसे अनजान नहीं, ये हमारा ही क्षेत्र है, हमारा ही क्षेत्र है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। इस क्षेत्र के प्रमुख कुछ देशों के बारे में, जिसमें आपका पाकिस्तान था, नेपाल था, बांग्लादेश था। और आज मैं आपको चल रहा हूं समझाने श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में वो बातें जिनके कारण श्रीलंका में संघर्ष हुआ और फिर भी श्रीलंका ने कभी भी लोकतंत्र की राह को नहीं त्यागा। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका तब से आज तक लोकतंत्र की राह पर चलता रहा। आर्थिक संकट जरूर है, लेकिन इससे पहले तक, आर्थिक संकट से पहले तक श्रीलंका दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला देश था। तो आइए समझते हैं श्रीलंका के उस जातीय संघर्ष को और समझते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस जातीय संघर्ष के बावजूद भी अपने लोकतंत्र को मजबूत रखा। तो आइए विस्तार पूर्वक इसको समझते हैं और जानते हैं। हम देख चुके हैं कि आजादी 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। और ये कठिन चुनौती उनकी अंदरूनी चुनौती है, उनकी अंदरूनी चुनौती है। और ये अंदरूनी चुनौती उन्होंने खुद ही उत्पन्न की है, किसी ने उत्पन्न नहीं करी। उन्होंने अपने एक समूह के साथ, उनके देश में रहने वाले एक समूह के साथ उन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। और उसी भेदभावपूर्ण व्यवहार ने उस संघर्ष को जन्म दिया, जिस संघर्ष का इन्हें आज तक सामना करना पड़ रहा है। आज भी उस चीज का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो सुनिएगा ध्यान से। लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती ना तो सेना की थी और ना ही राष्ट्रतंत्र की। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। जिसकी मांग है कि श्रीलंका को एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। क्या है ये जातीय संघर्ष, और इस जातीय संघर्ष ने कैसे जन्म लिया, ये किसी से छिपा नहीं है। 1948 के बाद जब श्रीलंका आजाद होता है तो वो अपने आप को एक अलग ही राह पर ले चलता है। जो पाकिस्तान ने गलती करी ना, वही श्रीलंका भी कर बैठता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर वो अपने एक समुदाय के लोगों, एक भाषा विशेष के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। क्या करते हैं सुनो। आजादी के बाद से श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका से पहले क्या कहा जाता था? सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा। देखो भाई, जिस धर्म के लोगों का जिस धर्म के लोग ज्यादा होते हैं, उन्हीं का राजनीति में भी दबदबा होता है। ये स्वाभाविक है। लोकतंत्र में उसी का दबदबा होता है जिसके पास संख्या बल होता है। जिसके पास संख्या बल होता है उसी का लोकतंत्र में दबदबा होता है। तो सियासी लोग संख्या के अनुसार ज्यादा थे, इसलिए राजनीति में भी उनका दबदबा ज्यादा था। और इस कारणवश जो अल्पसंख्यक थे वहां पर, उनके हितों को दबाया जा रहा था। और उनके हितों को दबाया जाना ही इस जातीय संघर्ष का कारण बनता है। इस जातीय संघर्ष का कारण उनका दबाया जाना ही बनता है। उनका दबाया जाना ही बनता है। कैसे बनता है सुनो। नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा है। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। कौन लोग? ये सिहली लोग आबादी के खिलाफ। तमिलों का बसना श्रीलंका के आजाद होने के बाद भी जारी रहा।
सिहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिहली लोगों का ही है, सिर्फ सिहली लोगों का ही है। वो मानते हैं कि श्रीलंका सिर्फ सिहलियों का है, लेकिन ये तमिल श्रीलंका की आजादी के बाद नहीं, आजादी से बहुत पहले आकर बस चुके थे, और इन्हें बसाने वाला कोई और नहीं, वही अंग्रेज थे जिनका इन पर शासन था। और अब आप खुद बताओ मुझे, जो 50 साल 70 साल से लोग वहां रह रहे हैं, वो अगर भारत आएंगे तो उनको रहने के लिए जगह मिल पाएगी? वो क्या बन जाएंगे? यहाँ शरणार्थी बन जाएंगे ना। तो उन्होंने उस देश को बनाने में, उस देश को आजाद कराने में प्रमुख भूमिका निभाई, पर जब उनके हक की बारी आई तो आप उनको उनका हक नहीं दे रहे। तो क्या ये सही है? क्या ये न्यायोचित है? आप खुद बताओ मुझे। तो जब उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया तो उन्हें मजबूरन अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए हथियार उठाने पड़े। और जब हथियार उठता है तो फिर प्यार की बात नहीं होती, फिर युद्ध होता है और फिर लोग मरते हैं, इधर से भी मरते हैं और उधर से भी मरते हैं। ये बात जान लो। और इसी संघर्ष ने श्रीलंका को वो कहते हैं ना, वो प्रगति नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए। देखो, कोई भी किसी भी देश के लिए अंदरूनी संघर्ष तो कभी अच्छा नहीं होता। जब आपके देश या आपकी देश की जनता ही आपके विकास के खिलाफ हो जाए ना, तो बहुत ही समस्या खड़ी करती है, बहुत ज्यादा समस्या खड़ी करती है। ये बात जान लो। तो अगर आपको इन समस्याओं से बचना है तो अगर कभी भी अपने देश में संघर्ष पैदा नहीं होने देना, कभी भी नहीं होने देना। अगर मणिपुर बर्बाद हो रहा है तो मणिपुर के ही लोगों के कारण। अगर मणिपुर के लोग इस बात को समझ जाए तो उनकी आधी समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, आधी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और उसमें सरकार घी डालने का काम कर रही है, सरकार अपना पानी डालने वाला काम नहीं कर रही, कार्बन डाइऑक्साइड डालने वाले का काम नहीं कर रही, घी डालने का काम कर रही। दिक्कत ये भी है। देखो, जब देश आपस में लड़ता है ना तो बाहर के लोग घी डालने का काम करते ही हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही होता है। आगे सुनो। सिर्फ सिहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम्स LTT श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल एलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर LTT का नियंत्रण है। तो इन्होंने, जब इनको इनका हक नहीं मिला, इन्होंने अपना हक प्राप्त करने के लिए सिहली लोगों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया और अपने आप को एक अलग देश के रूप में संगठित करने के लिए आवाज बुलंद करना प्रारंभ कर दिया। समझ में आई बात? तो ये इसी चीज को दिखा रहा है, ये इसी चीज को दिखा रहा है। तो LTT का गठन तमिलों ने नहीं, सिहलियों ने कराया है। अगर वो उनके साथ उपेक्षा भरा बर्ताव नहीं करते तो क्या उनको ये करने की जरूरत पड़ती? तो आप खुद सोचो, अगर भारत में हम अपने देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ ये व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? हमारे देश को भी इसी प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं अपने देश की जनता से ये अनुरोध करता हूं कि वो पढ़ें, दुनिया को पढ़ें, समझें। पढ़ाई इसीलिए पढ़ाई जाती है जिससे कि आप पढ़कर दूसरे के अनुभवों से सीख सकें और अपने जीवन में वो गलती ना करें। इसीलिए तो शिक्षा है ना। श्रीलंका की समस्या भारतवासी लोगों से जुड़ी है। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे।
भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश की। देखो, भारत की जनता का भारत के वहां की तमिल जनता के साथ जुड़ा होना स्वाभाविक है। तो भारत की तमिल जनता भारत सरकार पर यह दबाव डालती रही थी उस समय कि भारत तमिलों का सहयोग करे और तमिलों को उनका अधिकार उपलब्ध कराए। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम किसी भी देश के अंदरूनी मामले में दखल नहीं ले सकते, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नियम है। फिर भी भारत श्रीलंका की सरकार से जब भी मौका मिलता था वो बात करती थी इस मुद्दे पर और उनको समझाती भी थी कि आप अगर इनके साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, आप खुद सोचो। जो आपके देश में 70-80 सालों से रह रहे हैं, अगर आप उनको निकालोगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो अपना भरण पोषण कहाँ करेंगे? वो तो आपके देश को अपना देश मानते हैं, वो तो आपके देश को अपना देश मानते हैं। और अगर आप उनको उनके देश में ही नहीं रहने दोगे तो वो मजबूरन उन्हें अपने देश को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उनको अपने देश को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने बहुत समझाया, सुनो आगे। लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मामले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। 1987 में भारत प्रत्यक्ष रूप से उनके मामले में हस्तक्षेप करता है और अपनी सेना भेजता है शांति सेना के रूप में। लेकिन एलटीटी के मेंबर्स उसे गलत रूप में ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि भारत उनके खिलाफ आया है, भारत की सेना उनकी खिलाफ आई है, उनकी खिलाफत करने आई है। और फिर जो होता है वो किसी से छिपा नहीं है। और उसी के कारण 1990 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, मानव बम के द्वारा करा दी जाती है। और करने वाली कोई और नहीं होती, एलटीटी की मेंबर होती है। ठीक है, आगे सुनो। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया था। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। आखिर में भारतीय सेना एलटीटी के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रहा है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुलाए। श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र बरकरार है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आयरलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे हैं। श्रीलंका का भविष्य इन्हीं वार्ताओं पर निर्भर है। देखो, सच है, बातचीत ही हर समस्या का समाधान है। बातचीत ही हर समस्या का समाधान, कितनी बड़ी भी समस्या क्यों न हो, अगर उसे बातचीत से हल कर लिया जाए ना, तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात आप जानो, क्योंकि अगर आप सेना ताकत का यूज करोगे तो कोई किसी ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई हाथ में, किसी ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। हर व्यक्ति आपके प्रतिकार का जिस प्रकार से आप करोगे उसी प्रकार से वो भी करने के लिए मजबूर होगा। आपके आकार का वो प्रतिकार करने के लिए तैयार है, आपके अटैक का वो डिफेंस करने के लिए तैयार है। किसी ने भी चूड़ी नहीं पहनी। दुनिया का ये परम सत्य है, और चाहे वो कितना ही छोटा क्यों हो। आप बच्चे को एक तमाचा मारोगे, वो भी कुछ ना कुछ, अगर उसकी गलती नहीं है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ उसके जवाब में देकर जाएगा। क्योंकि ये मानव चरित्र है कि अगर वो गलत नहीं है तो वो उसका प्रतिकार करेगा ही करेगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया।
जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। मतलब सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण अगर कोई कर पाया विकासशील देशों में, तो वो कौन है? श्रीलंका है। ठीक है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावतों को झेल कर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रखी। फिर भी श्रीलंका ने अपने लोकतांत्रिक चरित्र को समाप्त नहीं होने दिया। फिर भी श्रीलंका राजतंत्रीय लोकतंत्र पर राज व्यवस्था लोकतंत्र पर कायम रहा। समझ में? और बीच में आप सब जानते हो कि अभी आर्थिक संकट उस पर आया, लेकिन अब वो उस आर्थिक संकट से उबर रहा है। और मैं मानता हूं कि श्रीलंका इस आर्थिक संकट को जल्दी ही समाप्त करके आगे निकल जाए। अब हम चल रहे हैं दक्षिण एशिया के दो सबसे बड़े और सबसे ताकतवर देशों को जानने और समझने, जिनके आपसी संघर्ष ने इस क्षेत्र को, जो ये क्षेत्र होना चाहिए था ना, वो बनने नहीं दिया। इस क्षेत्र की शक्ति को आधा कर दिया इन दोनों क्षेत्रों में। और ये क्षेत्र हैं आपके, ये दो देश हैं आपके, भारत और पाकिस्तान। चल रहे हैं हम इनके आपसी संघर्ष को समझने। इनके आपसी संघर्ष ने किस प्रकार से दक्षेश को दक्षेश नहीं बनने दिया, उसको वो नहीं बनने दिया, उसको सच में शार्क नहीं बनने दिया। अगर ये दोनों अपने आपसी संघर्षों को भुला देते तो इस क्षेत्र की क्या क्या भूमिका होती विश्व राजनीति में, विश्व अर्थव्यवस्था में, ये हम सोच भी नहीं सकते। ये हम सोच भी नहीं सकते। इतना ज्यादा इसका महत्व होता। तो चलिए इसी क्षेत्र को हम विस्तार से समझते हैं, भारत और पाकिस्तान के संघर्षों से। इन्हीं दोनों के बीच में सबसे बड़ा संघर्ष है और किसी का भी इतना बड़ा संघर्ष नहीं है। और किसी का भी इस क्षेत्र के देश में किसी का भी किसी के साथ इतना बड़ा संघर्ष नहीं है जितना बड़ा संघर्ष भारत और पाकिस्तान का है। और भारत और पाकिस्तान की जनता ने, अगर भारत और पाकिस्तान की जनता चाहे तो इस संघर्ष को कब का समाप्त कर सकती है, लेकिन वहां पर शासन करने वाली सेना कभी नहीं चाहती कि ये संघर्ष समाप्त हो, क्योंकि इस संघर्ष के बावजूद ही उनको वो सत्ता मिली हुई है, वो ताकत मिली हुई है, जिसका प्रयोग करके वो वहां पर राज कर रहे हैं और वहां की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हमने तो बहुत प्रयास किया लेकिन वो कभी नहीं माने, सुनना नहीं हमसे। आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकले और इस क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरों पर नजर डालें जहां संघर्ष हुए। शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए। शीत युद्ध की समाप्ति का अर्थ ये नहीं था कि इस क्षेत्र का भी संघर्ष समाप्त हो गया, कदापि नहीं। उसके बाद में हमने बहुत सारे एक युद्ध लड़ा, बड़ा युद्ध लड़ा 1999, है ना, कारगिल विजय दिवस अभी गया है 26 तारीख को। ठीक है, हमने बड़ा युद्ध लड़ा और बहुत सारे घुसपैठे हुई, आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई उसके बाद, तो है ना। तो ये चीजें, इन्हीं चीजों ने इस क्षेत्र के इन दो देशों की समस्याओं को पैदा कर रखा है। मैं तो मानता हूं पाकिस्तान की उत्पत्ति ही गलत उद्देश्य से हुई। मैं तो पाकिस्तान को देश ही नहीं मानता, पहली बात तो वो देश नहीं है, वो सेना का फितूर है, सेना का फितूर। सेना उसे अपने हिसाब से चलाती है, सेना उसे जैसा चाहती है वैसा करती है, एक तरह से तालिबान है। तालिबान तो चलो अब देश बनने की राह पर निकल गया है, लेकिन ये तो उससे भी बनता है। ये तो एक देश के हाथ की कठपुतली बने बैठे हैं बस। पहले शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की बने थे, अब ये चीन की बन गए हैं। अब चीन इनको जैसा चाहता है वैसा नचाता है।
चलो आगे बढ़ो। शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए। हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मामलों पर हुए टकराव को देख चुके। हमने देख लिया कि पाकिस्तान किस प्रकार से अंदरूनी रूप से बिखरा हुआ है। वहां न संविधान है न कुछ है, वहां पर सिर्फ 3 लोगों का शासन है, सेना, धर्मगुरु और जमींदार। इन्हीं लोगों को, ये लोग उस देश को चलाते हैं। इनकी जैसी इच्छा होती है पाकिस्तान वैसा चलता है। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, जनता का शासन नहीं है, जनता का शासन नहीं है। पाकिस्तान में सेना का शासन है, धर्मगुरुओं का शासन है और वहां के जमींदारों का शासन है। इसीलिए पाकिस्तान की जनता गरीबी के गर्द में है। कुछ लोग इतने अमीर हैं कि कोई कहने की बात नहीं, और कुछ लोगों के पास, वहां की 50% जनसंख्या के पास 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं है। 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं। इतनी बदतर हालत है, इतनी बदतर हालत है। तो आप खुद सोचो, आप खुद सोचो क्या स्थिति है पाकिस्तान, किस स्थिति में है पाकिस्तान। समझ में आएगा, बहुत ही बदतर स्थिति में है। आगे सुनो। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के भी है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के हैं। वो कौन से हैं सुनना है। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से। देखो, जिस प्रकार से सौरमंडल में सूरज है, उसी प्रकार से दक्षिण एशिया में भारत है। तो पाकिस्तान के अधिकतर तनाव भरे रिश्ते भारत के साथ हैं, क्योंकि भारत इस क्षेत्र का प्रमुख देश है, सबसे प्रमुख। जिस प्रकार से सौरमंडल में सूरज है, उस प्रकार से दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका है। इसीलिए पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े संघर्ष हैं, उन सभी संघर्षों का संबंध भारत से है। तो सुनो आप, इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मामले पर लड़ रहे। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 तथा 1965 के युद्ध से इस मामले का समाधान नहीं हुआ। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत था। जम्मू कश्मीर प्रांत बना, जो आज क्या है, आज 2 यूनियन टेरिटरीज में बट गया है। एक है जम्मू कश्मीर और एक है आपका लद्दाख। ठीक है, आज वो 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है। ठीक है, तो भारत के आजाद होते मान ही देखो, हमने संघर्ष नहीं प्रारंभ किया। इनका मानना था, पाकिस्तान का मानना था कि कश्मीर उनका है। क्यों? क्योंकि कश्मीर में मुसलमान जनता है, मुसलमान जनता है, इसलिए कश्मीर उनका है। लेकिन कश्मीर की जनता पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहती थी। कश्मीर की जनता अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी। कश्मीर की जनता अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी। वहां के जो राजा हरि सिंह थे, वो न पाकिस्तान में विलय चाहते थे, न भारत में। वो अपने आप को एक स्वतंत्र प्रांत बना के रखना चाहते थे। फिर ये आजादी के बाद ये क्या करते हैं, ये अपनी सेना को कबायलियों के भेज पाकिस्तान भेज देते हैं, उपद्रव बचाने के लिए, मार काट बचाने के लिए। और फिर मजबूरन हरि सिंह को भारत से मदद मांगनी पड़ती है, और जवाहरलाल नेहरू जी उनको मदद देने के लिए एक शर्त रखते हैं कि आपको भारत में विलय करना पड़ेगा, तभी हम आपकी मदद करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो वो उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं और भारत उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से भारत
पाकिस्तान की सेना को खदेड़ देता है, लेकिन फिर भी कश्मीर दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है। फिर इस बीच में युद्ध विराम के लिए आपके यूएन को आना पड़ता है। यूएन फिर एक सीमा निर्धारित कर देता है कि युद्ध विराम से पहले जो जहां था वहीं से आपकी इंटरनेशनल सीमा। तो इस प्रकार से कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला जाता है और उसे आज हम क्या कहते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और हम कहते हैं वो हमारा कश्मीर है, तो हम कहते हैं और हम लेकर भी रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे वो, क्योंकि वो हमारा है। क्योंकि कश्मीर का इतिहास भारत से जुड़ा है, ना कि पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान का भी इतिहास भारत से ही जुड़ा है, तो एक दिन हम पाकिस्तान ही लेकर रहेंगे। जो उखाड़ सको उखाड़ लेना, क्योंकि वो भी हमारा है, वो भी हमारा है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। अगर मैं कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान अपने बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ा दे तो उनके बच्चों में भारतीयता के गुण पैदा हो जाएंगे। वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं, वो भारतीय मानने लग जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान कभी अपने इतिहास को ही नहीं पढ़ाता, वो कभी अपना सच्चा इतिहास पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने सच्चा इतिहास पढ़ा दिया तो उनकी जनता अपने आप भारतीय बन जाएगी और फिर पाकिस्तान को कब्जा करने के लिए भारत को सेना का नहीं, बस अपने द्वार खोलने पड़ेंगे और जनता खुद ब खुद पाकिस्तान की सेना को खदेड़ देगी। कहते तो हैं ये अपने आप को सच्चा मुसलमान, लेकिन सच्चाई की राह पे नहीं चलते। सच्चाई का एक गुण भी नहीं है इनके अंदर। जो व्यक्ति, जो राष्ट्र अपने देश का सच्चा इतिहास नहीं पढ़ाता, वो कैसे यार अपने आप को सच्चा इस्लामिक राष्ट्र कह देता है। आए हमसे मिले, हमारे देश के मुसलमानों से मिले, हमारा देश का मुसलमान बताएगा सच्चा मुसलमान क्या होता है। ईमान पाक है हमारा मुसलमान। हमारा मुसलमान किसी की गर्दन काटता नहीं है अपने फायदे के लिए, और आप अपने में ही अपने लोगों की गर्दन काट देते हैं। बलूच लोगों की गर्दन काट देते हैं अगर वो इनके खिलाफ कुछ बोल दे तो। ये है, ये अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं। आगे सुनो। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा। 1971 में हमारे बीच में फिर संघर्ष होता है। आप जानते हैं ये संघर्ष क्यों होता है? बांग्लादेश के कारण। क्योंकि बांग्लादेश की जनता को पाकिस्तानी सेना हद से ज्यादा टॉर्चर कर रही थी, जिस कारण से बांग्लादेश की जनता हमारे देश में आ रही थी अप्रवासी रूप से, जिसका बोझ हम सहन नहीं कर सकते थे, जिस कारण से हमें इनके आपसी मामले में इंटरफेयर करना पड़ता है। उस इंटरफेरेंस में हम पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट देते। फिर भी हम कश्मीर मसले को हल नहीं करते, फिर भी हम कश्मीर मसले को हल नहीं करते। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम मसले को हल नहीं कर पाते। आगे सुनिए। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियार की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तानातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण किया और 90 के दशक में दोनों देशों ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। एक ऐसी शक्ति जो दोनों देशों को नष्टो नाबूद कर सकती है, एक ऐसी शक्ति जो दोनों देशों को बर्बाद कर सकती है, फिर से जीरो से स्टार्ट करने के लिए मजबूर कर सकती है। एक युद्ध हुआ, लेकिन हमने परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं किया दोनों देशों में। ठीक भी है, जानते हैं वो भी कि अगर वो हमारा 25% बर्बाद करेंगे तो हम उनका 100% बर्बाद कर देंगे। उनको इस बात का पता है, तो वो
वो भी जानते हैं इस बात को कि उसके बाद वो पाकिस्तान रह नहीं पाएंगे, वो बचेंगे ही। तो वो इस बात को जानते हैं कि अगर उनको भारत पाकिस्तान बने रहना है तो उनको भारत से पंगा नहीं। लेकिन फिर भी क्या करें, कुछ लोगों की खुजली होती है ना, मिटती नहीं है, जब होती है कर देते हैं। फिर उन्होंने क्या तरीका अपनाया, आतंकवाद का तरीका अपनाया। आतंकवाद के माध्यम से हमारे देश पर कितने हमले कराए, हमारे देश का पार्लियामेंट पर हमला कराया, 26/11 बम्बई हमला था, उरी हमला, कितने हमले कराए, हमारी सेना पे कितने हमले कराए। इन्हीं चीजों ने पाकिस्तान और भारत के रिश्ते को वो आयाम नहीं मिल पाया जो आयाम मिलना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे ना होने के पीछे वहां की सेना का भी बहुत बड़ा योगदान है। सेना नहीं चाहती, क्योंकि सेना को उसी के नाम पर तो फंड मिलता है। सेना दुनिया से भीख इसी के नाम पे तो मांगती है कि भारत से हमें खतरा है, हमें बचा लो, हमें बचा लो। पश्चिम के देश उसे भीख देते हैं इसी नाम पर। इसी के लिए तो आगे सुनिए, पानी के लिए खतरा, पानी के नाम पर, पानी का हमारे बीच में संघर्ष। हमने कितने भी युद्ध लड़े, हमने कभी पानी ब्लॉक नहीं किया, फिर भी हमें उल्टी धमकी देते रहते हैं। अब भाई बाढ़ आ रही है तो क्या हम पानी, हमने तो ना आपको कभी मना किया, पानी बाढ़ आएगी तो हम डूबेंगे तो आप भी तो डूबोगे। भैया बाढ़ आएगी तो हम भी डूबेंगे तो आप भी डूबोगे। नदी का बहाव तो कोई रोक नहीं सकता, कि रोक सकता है? ये तो आपदा है, ये तो प्राकृतिक चीज है, इसको तो कोई किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अगर आपको रोकना है तो आप अपने देश में नहरें बनाए, पर आप तो देश में नहरें नहीं, बंदूकें बनाएंगे तो कहां से देश में आपदा रोक पाएंगे? आपदा रोकने के लिए भी तो ध्यान लगाना पड़ता है ना। आज तक अपने देश में एक मोटरसाइकिल की कंपनी तक नहीं खोल पाए, एक भी मोटरसाइकिल की कंपनी नहीं इनके पास। साला चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना से या फिर जापान से, वो भी रद्दी माल। फिर बोलते हैं हमसे आगे कौन, हमसे आगे कौन। अरे आंखें खोलो, दूसरों को देखो तो पता चल जाएगा तुमसे आगे कौन। तुम्हारी इसी जिद ने इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, तुम्हारी इसी जिद ने इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। अगर तुम अपनी इस जिद को, नाकारी जिद को छोड़ दो तो क्या हो जाता, ये देश आबाद हो जाता, ये क्षेत्र आबाद हो जाता। आगे सुनो, कहाँ पर आगे? 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण की। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं और इसके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छेड़ने की आशंका कम हो गई। क्यों कम हो गई? मैंने आपको कारण बता ही दिया, उसे भी पता है और हमें भी पता है कि वो हमें अगर परमाणु हथियार चलाएगा तो हमारा वो 25% नुकसान करेगा और हम उसका अस्तित्व ही खत्म कर देंगे, अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, वो वाला खेल कर देंगे। ना बांस रहने देंगे, ना तुम बांसुरी पर जा पाओगे, वो वाला खेल कर देंगे। आगे सुनो, लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नजर से देखती। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम देखें या ना देखें, लेकिन वो जरूर देखते हैं। हम उनके देश के बारे में कभी बात नहीं करते मिलेंगे, लेकिन उनके देश में हमारे बारे में ही चर्चा होती रहती है। आप उनके रिपोर्टर्स की बात देख लो, चाहे रोज रात को उनका न्यूज चैनल खोल के देख लो, भारत भारत भारत, भारत में ये कर दिया, भारत में वो कर दिया। मैं भी फेसबुक पे देखता रहता हूँ, उनके रिपोर्टर्स का बस एक ही जमला चलता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। भारत में वहाँ की जनता आधी मूर्ख है, आधा इतिहास तुम्हें पता ही नहीं है। हम तो सच्चे मुसलमान हैं, हमसे कौन जीत पाएगा? अरे भाई हमारे पास भी है मुसलमान, तुम्हारे पास ही नहीं है। जितने हैं ना तुम्हारे पास, उससे 2 गुना है हमारे पास। खड़े कर देंगे ना तुम्हारे बॉर्डर पे, भार बन के बह जाओगे, इतना जान लो। फिर भी मानते नहीं है ना बंदे, मानेंगे कैसे? घमंड है ना, घमंड कैसे टूटेगा? जब ज्ञान आएगा, ज्ञान तो आ ही नहीं सकता, स्कूल कॉलेज तो है ही नहीं, कहाँ से आएगा ज्ञान?
ज्ञान के लिए स्कूल कॉलेज होने चाहिए, पर इधर कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। मस्जिदों में भी जो पढ़ाया जा रहा है वो भी उल्टा पढ़ाया जा रहा है। वहां की जनता को पता ही नहीं चल रहा कि क्या लिखा है कुरान में। कुरान की सच्ची बातें तो पढ़ाई ही नहीं है वो। कुरान भी पढ़ने के लिए आपको ज्ञान तो होना चाहिए ना भाई। भाई बिना स्कूली तामील के, बिना पढ़ाई के आप कुरान पढ़ लोगे? गीता भी पढ़नी है, रामायण भी पढ़नी है, तो किताब तो पढ़नी आनी चाहिए, अक्षर ज्ञान तो होना चाहिए ना। क्या लिखा है वो समझने के लिए भी तो पढ़ना आना चाहिए ना। जब आपको वही नहीं आता तो आप क्या जानो क्या लिखा है उसमें। जो बाबा मियाँ पढ़ा देते, समझा देते हैं, वही जान लेते हो, वही है। इसी कारण से पाकिस्तान बर्बाद है और बार बार रहेगा जब तक वहां की पढ़ी लिखी जनता पाकिस्तान को सही ढंग से नरिश नहीं करेगी, समझाएगी नहीं, दिखाएगी नहीं, खिलाएगी नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान सोचता है कि भारत से दुश्मनी रखकर वो आबाद हो सकता है तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल है। और हम बड़े हैं तो बड़ों के पांव पकड़ना छोटे का कर्तव्य है। आओ पांव पकड़ो, अपनी गलती मांगो, माफी मांगो, हम तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम माफी नहीं मांगना चाहते तो कैसे होगा भैया, कैसे होगा? संभव कभी नहीं हो सकता। बाप के चरणों में गिरना नहीं चाहते और गर्दन उठा के चलना चाहते हो, कैसे चल पाओगे? जो अपने बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता वो फिर कभी नहीं, कभी नाक उठाकर चल ही नहीं सकता। क्योंकि दुनिया देख रही है, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो दूसरों का सगा कैसे होगा? दुनिया कैसे विश्वास कर ले तुम पर? दुनिया कैसे विश्वास कर ले तुम पर, ये बताओ। समझ में आई बात? आगे सुनो। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है। आरोप नहीं है, सच है। आरोप नहीं है, सच है। क्योंकि पाकिस्तान में जब उग्रवादी आते हैं तो उनके मुंह से एक ही नारा निकलता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो साफ साफ बता देते हैं कि वो कहां से ट्रेन होकर आ रहे हैं, उनको हथियार कौन दे रहा है, उनको पैसे कौन दे रहा है, ये साफ ही पता चल जाता है। तो जब आप किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक ना एक दिन तो आप भी उस गड्ढे में गिरोगे ही, और आज उसी का परिणाम है, आप उसी गड्ढे में गिरे बैठे हो। तब भी पाकिस्तान की जनता सच देखना नहीं चाहती, सच तो वो देखना ही नहीं चाहते। सच देख लेंगे तो अपनी नजर में गिर जाएंगे ना, दिक्कत ये है। और अपनी नजर में कोई गिरना नहीं चाहता। अपनी नजर में इंसान गिर जाता है ना तो उठ नहीं पाता कभी। इसीलिए पाकिस्तानी जनता की अपनी हकीकत नहीं देखना चाहती कि उन्होंने दुनिया के साथ कितना गलत किया। देख लेंगे तो फिर नजरें नहीं मिला पाएंगे ना, इसीलिए। आगे सुनो। तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985-95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। सच है ये भी झूठ नहीं है, सच है ये कि खालिस्तानियों को आज भी पाकिस्तान समर्थन देता है, आज भी देता है, उनको संरक्षण देता है, उनको हथियार उपलब्ध कराता है, आज भी। ये तो सच है, किसी छिपा भी नहीं है। आगे सुन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विलेंस ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। देखो, आरोप कभी गलत नहीं होते कभी भाई। जब आप करोगे दूसरों के घर में डंडा तो दूसरा भी तो करेगा आपके घर में डंडा। हमने कहा है आप आओ हमारे घर में डंडा करो, हमारे मामलों में इंटरफेयर करो। जब आप करोगे तो हम भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? अपनी गलती सुधार लो, हम सुधर जाएंगे। हमने तो कभी कुछ करा ही नहीं है शुरू, हमेशा आप ही करते हो। युद्ध भी आप ही करते हो, बाद में कहते हो हमने तो कभी करा ही नहीं, हमने तो कभी युद्ध ही नहीं स्टार्ट किया। अरे झूठ तो उतना बोलो जितना सहा जा सके। अपना गिरेबान झांक लो, अपनी सेना से पूछ लो, और उनकी सेना
इतनी मक्कार है, इतनी झूठी है, इतना झूठ बोलती है कि क्या ही कहें, सफेद झूठ जिसे कहते हैं, ऐसा झूठ। आगे सुनो। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे के सवाल पर भी तानातनी हुई है। 1960 तक दोनों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और यह संधि भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। कच्छ के रण में सक्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सक्रीक इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। वार्ताएं चल रही हैं, परिणाम कुछ नहीं कर रहा। देखो जो ये कच्छ का जो एरिया है, ये है कच्छ का एरिया। कच्छ के एरिया से समुद्र लगा हुआ है, तो अगर सीमा इधर आएगी तो पाकिस्तान का समुद्री एरिया बढ़ेगा और भारत की सीमा उधर जाएगी तो भारत का समुद्री एरिया बढ़ेगा। तो सिर्फ जमीन का मामला नहीं है कच्छ में, मामला वहां पर समुद्र का है और समुद्र में छिपे संसाधनों का है, और कोई भी अपने संसाधनों में किसी भी प्रकार से कटौती नहीं होने देना चाहता। और यही सारे मुद्दे हैं जिनके कारण से सबसे बड़ा मुद्दा तो एक ही है भाई, कश्मीर। कश्मीर सच में कोई मुद्दा नहीं है, उनकी सेना ने बना के रखा है उनकी जनता को मूर्ख बनाने के लिए, जिससे कि उनकी जनता एक नशे में खोई रहे और उनकी सेना के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को देख ना सके। अब अगले अध्याय में, अगली कक्षा में, अगली क्लास में हम भारत के अन्य पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज यहीं पर मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।